कर्मवीर जनगण मन की बात, रेडियो कर्मवीर हम हैं आपके साथ। रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात। राम राम भाइयों, मैं प्रतीक चांडक आप सभी का रेडियो कर्मवीर 90.0 एफएम पर स्वागत करता हूं। मेरी माटी मेरा खेत कार्यक्रम में एक बार फिर हम लेकर आए हैं आपके खेतों और खलियानों से जुड़ी वो बातें जो आपके कृषक जीवन को बेहतर बनाने में उपयोगी होती हैं। इस बार हमारे साथ हैं खेती में जल संरक्षण एवं सहजीवन पर जानकारी देने के लिए डॉक्टर आर.के. सिंह जी, जो कि केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में प्रधान वैज्ञानिक एवं केवीके प्रभारी पर कार्यरत हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कार्यक्रम नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की विजयपुर इकाई द्वारा प्रायोजित है। एनएफएल एक शेड्यूल मिनी रत्न कंपनी है जो रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा संगठन है और देश में नाइट्रोजन उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। किसानों का मित्र, राष्ट्र का गौरव। आज हमारे साथ बतौर एंकर वर्तिका जी भी हैं। आपका भी बहुत स्वागत है सर, बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, कृषि में जल संरक्षण का क्या उपयोग होता है? तो सबसे पहले मैं आपको जल संरक्षण के बारे में कुछ बात बताना चाहूंगा। जल संरक्षण जिसको कि वाटर कंजर्वेशन के नाम से जाना जाता है। तो आप जानते ही हैं कि जल की महत्ता हमारे दैनिक दिनचर्या में क्या है, इसीलिए हमारा खेती भी इससे अछूता नहीं है। तो अगर दो शब्दों में कहा जाए तो जल संरक्षण का शाब्दिक अर्थ जो होता है कि रिड्यूस एंड रीयूज। रिड्यूस मतलब कि इसकी मितव्ययता कैसे हम करें और इसका रिसाइकिल कैसे करें, रीयूज कैसे करें, मतलब एक ही जल को हम दोबारा कैसे यूज में ला सकते हैं। तो आप जान ही रहे हैं कि जल संरक्षण की महत्ता जो है दिनों दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हो रही है। क्योंकि हमारे यहाँ जो अभी बारिश का पैटर्न है इस क्लाइमेट चेंज के दौर में वो काफ़ी बदल गया है। मतलब मेरा यहाँ कहने का यह है किसान भाइयों कि बारिश तो लगभग उतनी ही हो रही है, लेकिन उसकी तीव्रता या इंटेंसिटी और उसका ड्यूरेशन काफ़ी उसमें बदलाव आ गया है। और आप अक्सर ये महसूस करते होंगे कि जिस समय पानी की जरूरत नहीं होती उस समय बारिश हो जाती है, जिस समय बारिश होना चाहिए उस समय बारिश नहीं होती है। तो इसको लेके हमें कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए कि अगर हमें जिस समय फसलों को पानी की जरूरत पड़ेगी तो उस समय के लिए हमें कंटिंजेंसी प्लानिंग क्या करनी है, उस समय हमें किस पानी को उपयोग में लाना है। तो पानी को हम तभी उपयोग में लाएंगे जब हम बारिश के दिनों में उसको संरक्षित करेंगे। तो जो बारिश के दिनों में पानी को संरक्षित करेंगे उसी को पौधे के जब या फसलों के को उस समय देने की जरूरत होगी जब उनकी क्रांतिक अवस्था होगी। तो उसी को वाटर कंजर्वेशन कहते हैं और इसी में वाटर कंजर्वेशन की महत्ता भी है। सर, मेरा आपसे प्रश्न है कि कृषि क्षेत्र के लिए जल संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, मैं यहाँ एक चीज बताना चाहूंगा कि जो भारत का परिदृश्य है, वैश्विक परिदृश्य में यहाँ पे पूरे विश्व की लगभग 17% आबादी है और हमारे पास जो जमीन है पूरे विश्व का वो 2% है और वाटर रिसोर्सेज यानी कि जल संसाधन हमारे पास 4% है। उस 4% में भी जो हमारे पास वाटर रिसोर्सेज या जल संसाधन है उसका 83% यानी कि 83% कृषि में उपयोग होता है। कृषि में उपयोग होता है और इसके साथ साथ हमारे अदर सेक्टर्स भी कम्पीट कर रहे हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर है, आपका अर्बनाइजेशन का दौर है। तो हर एक सेक्टर को पानी चाहिए जी सर। तो और हमारी जनसंख्या भी बढ़ रही है। तो मैं आपको एक जानकारी दूंगा कि जो हमारे पास आज़ादी के समय लगभग 1947 या 50 के दशक में पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी 5500 क्यूबिक मीटर था, वो आज घट के 1480 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी वाटर की रह गई है और ये 2050 के बाद जो है ये और भी कम जाएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जब तक हम पानी का संरक्षण या पानी को बचाएंगे नहीं तो हम अपने आने वाली नस्लों को क्या देने वाले हैं। इसलिए पानी का संरक्षण बहुत ही जरूरी है और यही इसका मतलब इसका
जो है इसके जल संरक्षण का महत्वपूर्ण होने का यही कारण है। सर, आप तो प्रधान वैज्ञानिक भी हैं। सर, जो मौसम लगातार बदलता है, इससे किसानों को किस तरह का खामियाजा उठाना पड़ता है? बदलते मौसम के साथ किसान उस रूप से तैयार नहीं रहते हैं कि कब कैसा मौसम परिवर्तन हो जाए। तो इससे क्या होता है कि बेमौसम जैसे बारिश हो गई। अब आपने हाल के दिनों में देखा होगा कि गेहूं की फसल पक के तैयार थी, तो जिन किसान भाइयों ने अगर उसमें देर की होगी गेहूं के हार्वेस्टिंग में, तो फसल जो है मतलब खेतों में ही खराब हो जाती है। और अगर तेज हवा के साथ ओले भी गिर रहे हैं, पानी भी गिर रहा है, तो लगभग वहीं पे आपका समझ लीजिए कि 10 से 15% वहीं पे नुकसान हो जाता है। और वो ऐसा नुकसान होता है कि फिर उसका आप दूसरे रूप में उपयोग भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ कुछ कंटिजेंसी प्लान की जरूरत है। मतलब कंटिजेंसी प्लान कि आप कम से कम जितने भी संस्थान हैं या समाचार पत्र माध्यमों के द्वारा या रेडियो के द्वारा कम से कम हम एक शॉर्ट टर्म एडवाइजरी उसमें जारी करते हैं, तो उसको वहां तक पहुंचाने की जरूरत होती है कि जैसे अगले सप्ताह में अमुक जिले में या अमुक स्थान पे कैसा मौसम रहने वाला है, इसकी जानकारी किसानों को पहले से होनी चाहिए। अगर ये जानकारी उनको नहीं मिलती है तो उससे उनको काफी नुकसान उठाना पड़ता है। आप इसको भी जानते होंगे कि अगर आपको याद होगा तो 1999 में वो उड़ीसा में एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया था, लेकिन उस समय हमारा फॉरवार्निंग सिस्टम इतना मजबूत नहीं था। उससे कम 10,000 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। और आज के भी दिनों में उड़ीसा के क्षेत्रों में, जैसे वो गोपालपाड़ा और केंद्रपाड़ा क्षेत्रों में, लगभग हर एक साल किसी न किसी मौसम में एक बार वैसा साइक्लोन या बारिश की संभावना होती है। लेकिन आज हमारा वो सिस्टम मजबूत हो गया है जिससे कि हम एडवाइजरी जारी करके मछुआरों को समुद्र के अंदर जाने से रोकते हैं और लोगों को एक निश्चित स्थान पे ले जाकर उनको रीसेटल करते हैं टेम्पररली, ताकि उनकी जान माल की हिफाजत हो। तो ऐसे ही कुछ एडवाइजरी हमारी खेती में भी है और बहुत सारे विश्वविद्यालय इसको जारी भी कर रहे हैं। हाँ, एक बात मैं इसमें जरूर कहूंगा कि ये जानकारी किसानों तक जा पाती है कि नहीं जा पाती है, तो इसमें रोल है, अहम रोल हो सकता है रेडियो के द्वारा। जैसे रेडियो के साथ यूनिवर्सिटी का जुड़ाव होता है तो उनके प्रचार कर्मी को बताते हैं, तो जो किसान भाई बंधु अपना रेडियो सुनते होंगे या फिर समाचार पत्र पढ़ते हैं तो उससे उनको जानकारी मिल सकती है। और मेरा किसान भाइयों से ये अनुरोध रहेगा कि जब खासकर फसल पकने की अवस्था में हो, मैच्योरिटी की अवस्था में हो, तो इन चीजों को जरूर वो ध्यान में रखें, नहीं तो उनको ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। जी सर। सर, निश्चित ही रेडियो कर्मवीर तो किसानों के हित में कार्य कर ही रहा है। सर, पानी के बचत के लिए कुछ तकनीकों के बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताइए कि सर क्या तकनीक अपना सकते हैं पानी की बचत? खेती में जहाँ तक पानी की बचत की जो तकनीक है उसमें सबसे पहला एक समतलीकरण विधि होती है। मतलब कहने का यहाँ ये है कि जितनी जमीन आपकी समतल होगी उतना ही पानी का बचाव ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए आपकी जमीन उबड़ खाबड़ है, मतलब एक पार्ट में ऊंचा है एक पार्ट में नीचा है, तो जब आप उसमें पानी का एप्लीकेशन करते हैं तो ऊपर वाले भाग में पानी कम मिलता है और वो पानी जाके कहाँ जमा हो जाता है? नीचे वाले एरिया में। तो नीचे में भी फसल लगी हुई है, ऊपर में भी फसल लगी हुई है, तो ऊपर वाली फसलों को पानी कम मिला, नीचे वाली फसल को ज्यादा मिला, या फिर वहां पे स्टेग्नेशन हो गया वाटर का। तो उससे क्या होता है कि जो पौधे पानी प्रति ज्यादा सहिष्णु नहीं होते हैं वैसे पौधों में गलन भी स्टार्ट होता है। तो समतलीकरण करने से आप पानी का कम से कम 10 से 15% उसमें बचा सकते हैं। और आजकल एक नई टेक्नोलॉजी, नई तो इस सेंस में नहीं कहेंगे चूंकि अब ये कम से कम हम लोग के इंस्टीट्यूट के द्वारा 10 साल पहले से भी किया जा रहा है, लेजर के द्वारा भूमि समतलीकरण। लेजर के द्वारा क्या होता है कि आपका जो स्लोप होता है बिल्कुल बराबर होता है, या फिर गांवों में जहां पे इसकी सुविधा नहीं है वहां जो एक्सपर्ट ड्राइवर होते हैं, ट्रैक्टर ड्राइवर, वो उसको समझ जाते हैं कि हमें किस ढंग से समतलीकरण करना है, तो इससे आप पानी की बचत कर सकते हैं। दूसरा एक होता है समोच्च खेती। समोच्च खेती में क्या करते हैं कि जो हमारा प्रिवेलिंग लैंड स्लोप है, मतलब लैंड के ढलान की जो दिशा है उसके परपेंडिकुलर या उसके लंबवत हम एक मेड़ बनाते हैं।
50-50 मीटर या 100-100 मीटर की दूरी पे। ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि आपके खेत की लंबाई चौड़ाई कितनी है। और जो मेड़ बनाया उसके समानांतर हम लोग कूड़ का निर्माण करते हैं। कूड़ को इंग्लिश में फर्रोज बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो भी पानी आपके खेत में गिरा तो फर्रोज में कंसंट्रेट होता है या संकेंद्रित होता है, जिससे पानी को नीचे जाने का टाइम ज्यादा मिलता है। एक इरिगेशन में टर्म है इनफिल्ट्रेशन अपॉर्चुनिटी टाइम। तो इसका मतलब है कि इनफिल्ट्रेशन को होने के लिए उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अगर आपका खेत ढलान पे है तो पानी को वहां ठहरने का मौका ही नहीं मिलता, वो बह के चला जाता है। तो वही अपॉर्चुनिटी टाइम है। तो जितना हम अपॉर्चुनिटी टाइम ज्यादा रखेंगे उससे क्या होगा कि पानी नीचे ज्यादा जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए कि जो पानी जो है वो ढलान से बह के चला जाता है तो जो फसल रहती है वो कहीं ना कहीं गल जाती है। तो सर इसको कैसे बचाया जा सकता है फसलों को सर? नहीं, देखिए, अगर ढलान पे फसल लगी हुई है तो वहां पे फिर फसल गलेगा नहीं, क्योंकि वो तो ढलान के द्वारा नीचे बह के पानी चला गया। अच्छा। फसल तभी गलेगी जब वहां पे ज्यादा जमाव हो। अच्छा। एक क्षेत्र में ज्यादा जमाव हो, जितनी मतलब पानी का जितना रिक्वायरमेंट हो उससे ज्यादा पौधे को मिल रहा है। और एक बात मैं यहाँ आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि पानी की कमी या पानी का ज्यादा होना दोनों एक ही समान खतरनाक है। अगर किसी पौधे में ज्यादा पानी आपने डाल दिया, जो उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है उससे अगर ज्यादा आप उसको डाल रहे हैं तो वो भी पौधे को उतना ही नुकसान करेगा। आपको देखने में बस इतना ही अंतर आएगा कि जो ड्राउट या जिसको कहते हैं वाटर स्ट्रेस, जो पानी की कमी के चलते, मान लीजिए आपका जो आप उसके पत्ते को देखेंगे तो पत्ते दोनों में ही पीले होते हैं, येलोइश कलर वो लेना शुरू करता है। बट जहाँ ज्यादा वाटर का स्टेग्नेशन ज्यादा होगा वहां के पत्ते थोड़े से वो उसको आप क्या बता सकते हैं कि वो स्पॉन्जी नेचर के रहेंगे। और जहाँ पे ड्राउट की वजह से या कम पानी की वजह से पत्ते जो होते हैं वो भुरभुरे टाइप होके उसमें आप देखेंगे वो ड्राई टाइप के होते हैं। और वो क्या होते हैं कि पौधों से वो फिर वो पौधों को छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो पौधों में जितनी पत्तियां कम होंगी प्रकाश संश्लेषण उतना ही कम होगा। तो आपका कार्बन जो क्लोरोफिल जहाँ पे बनना चाहिए जितना वहां बनेगा नहीं। तो नेचुरली अल्टीमेट हमें क्या चाहिए होता है, किसी भी फसल से उसका यील्ड विथ क्वालिटी। सिर्फ देखिए आज के दौर में सिर्फ यील्ड से ही नहीं होता। आप बाजार में भी जाते हैं, वहां संतरे की ग्रेडिंग की हुई होती है, तो आप उसी संतरे को लेना चाहते हैं जो एक समान होते हैं। यस सर। दुकानदार से हम क्या बोलते हैं कि एक ही तरह के संतरे दो, एक ने एक बहुत बड़ा दे दिया, एक बहुत छोटा दे दिया। तो इससे मार्केट पे डेवलप होता है। तो इसमें भी जो वाटर कंजर्वेशन या वाटर एप्लीकेशन का जो रोल होता है, पौधे की गुणवत्ता और उसकी फसल की गुणवत्ता को भी काफी हद तक प्रभावित करता है। अभी आपने सर समतलीकरण खेती के बारे में आपने बताया। सर कई राज्यों में तो ये खेती होती ही नहीं है, जैसे आप बिहार ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, और उत्तराखंड के साइड होता है क्या कि ऊपर से लेके नीचे पहाड़ी इलाकों में ऊपर, तो ऐसे में खेती खराब नहीं हो जाता, मतलब वहाँ का फसल खराब नहीं हो जाती? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, मैंने ये कहा है कि समतलीकरण करना एक आवश्यक प्रक्रिया है अगर आपको फसलों से उचित मात्रा में उत्पादन चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जिनके पास बहुत ही ज्यादा, पर्टिकुलरली फॉर उत्तराखंड रीजन और इवन झारखंड रीजन, जहाँ की अंड्यूलेटिंग एरियाज हैं, पहाड़ी इलाका है, तो वैसे केस में क्या करते हैं, वहाँ की विधि अलग होती है। जो समोच्च खेती मैंने बताया था आपको इसके पहले कि प्रिवेलिंग लैंड स्लोप के क्रॉस आप मेड़ बनाइए और मेड़ के समानांतर आप फर्रोज बनाइए और उसमें फसलों की बुआई करें। तो उसमें क्या होता है कि पानी को, जब पानी गिरता है तो उसको रुकने का ज्यादा समय मिलता है और इसका जो वाटर सॉइल इरोजन, जो मिट्टी का अपरदन होता है, वो भी खेत में ही जमा हो जाता है। देखिए, ऐसा है कि आज की गवर्नमेंट भी यही कह रही है, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, मोर क्रॉप ड्रॉप, मतलब पानी के हर एक बूंद की उपयोगिता को समझना होगा। तो उसके लिए
आपको पता ही है कि आजकल बहुत सारे जो नवीन तकनीकें आ गई हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल हम लोग पहाड़ी इलाकों में भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज बता देना जरूरी होगा कि ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल ज्यादातर आप कैश क्रॉप के लिए करें, सब्सिस्टेंस फार्मिंग के लिए नहीं। जहाँ सिर्फ आप धान और गेहूं की बात करते हैं तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद तकनीक नहीं है। लेकिन जहाँ पे आप हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं, वेजिटेबल्स की बात करते हैं, जो तुरंत आपको कैश देगा, जिनकी अवधि भी कम होती है और जो बाजार में अच्छे भाव में बिकते भी हैं, तो उसमें फल की महत्ता काफी हो जाती है। तो ऐसे क्रॉप के लिए आप ड्रिप का इस्तेमाल करें, उससे आपको कम से कम 50% पानी की भी बचत होगी और आपका यील्ड पोटेंशियल जो होगा तकरीबन 1.5 टाइम्स तक भी बढ़ जाता है। अच्छा सर, ड्रिप इरिगेशन जो है वर्ड आपने यूज किया है, तो सर ये बताइए कि जल संरक्षण के आधुनिक तरीके और कौन कौन से हैं? जल संरक्षण के आधुनिक तरीकों में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम तो है ही है, जो कि सबसे ज्यादा जल की बचत करता है और उसकी वाटर यूज एप्लीकेशन एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है। उसके अतिरिक्त स्प्रिंकलर इरिगेशन है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए आजकल आपने देखा होगा कि शहरों में, गांवों में भी रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग का यूज हो रहा है सर, बड़े पैमाने पर। और मैं इस मामले में थोड़ा एक कदम और आगे जाना चाहूंगा। मैं इस मामले में मैंने उस पर काम भी किया अपनी टीम के साथ। इसके पहले मैं जोधपुर में था, राजस्थान में, तो वहाँ पे पानी की और भी ज्यादा किल्लत है। अच्छा, हाँ, वहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा जो होती है, जिसको कि एवरेज एनुअल रेनफॉल बोलते हैं, 350 से 400 मिलीमीटर मात्र। जबकि भोपाल की हमारी औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तकरीबन 1150 mm। तो वहां पे हम लोगों ने क्या किया कि सोलर फार्मिंग, मतलब एग्रीवोल्टाइक सिस्टम वो कहलाता था, कि सोलर पैनल्स को यूज करके और उसको स्पेस देके बीच बीच में क्रॉप भी लगाया। और वो क्रॉप कैसा होता था? जिसकी वाटर रिक्वायरमेंट कम हो, जैसे ग्वार बीन, माउथ बीन, मोठ जिसको बोलते हैं, जिसका दाल मोठ वगैरह होता है, जी सर, माउथ बीन, आपका इसबगोल, जीरा। तो जो आपने देखा होगा कि जो सोलर पैनल्स होते हैं वो एक थोड़े से इंक्लाइंड होते हैं, टिल्टेड होते हैं। टिल्टेड होते हैं। तो जिस प्लेस का जैसा लेटीट्यूड होता है उस डिग्री पर टिल्टेड होगा। जैसे भोपाल, ये जोधपुर का जो था वो 26 डिग्री लेटीट्यूड था, तो 26 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड लेवल वो टिल्टेड था। ओके, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, एक तकनीक डाली थी। नीचे में, उस पैनल के नीचे एक रेन गटर बनाया था, मतलब MS सीट का वो रेन गटर बनाया था। जो भी पानी उस पे भी गिरे सोलर पैनल पे, तो उसका कम से कम 50-60% हिस्सा तो उसमें जाए। और उसको हमने अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम के द्वारा एक जोड़ा था। और उससे हम लोग क्या करते थे कि उस जो आपका सोलर पैनल था उसको हम लोग साफ भी करते थे और उसी पानी को फिर सप्लीमेंटल इरिगेशन के लिए यूज करते थे। तो उससे मतलब ये बहुत ही इनोवेटिव टेक्निक था। तो उस हिसाब से मेरा ये कहना है कि जहाँ पे मान लीजिए आपका अपार्टमेंट बन रहा है, घर बन रहा है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम थ्रू रूफ टॉप, इसको सरकार के द्वारा एक मस्ट किया जाना चाहिए। बड़े शहरों में इस पे मतलब पॉलिसी भी लाई गई है, लेकिन अभी मुझे जहां तक जानकारी है अभी भोपाल में बहुत बड़े स्टेज तक ये नहीं जा पाया है। तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी भी ये बनती है कि लोगों को प्रेरित करें कि आप अपने लिए कम से कम छत का जो आप इस्तेमाल करते हैं वो उससे आप वाटर पाइप लेके, जो PVC का पाइप होता है, HDPE पाइप होता है, नीचे में आप रिचार्ज पिट बनाएं और उसमें उस पानी को संग्रहित करें। बहुत अगर जरूरी है तो एक आप उसको अगर पोर्टेबल वाटर के रूप में यूज करना है तो उसको फिल्टर करके आप पी सकते हैं, क्योंकि आप लोग ये जानते होंगे कि वर्षा जल से शुद्ध जल कोई नहीं। हाँ, लेकिन आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मानसून के पहले शावर का यूज नहीं करना है, क्योंकि वो एसिडिक रहें। क्योंकि क्या होता है कि देखिए गर्मी के बाद मानसून आती है तो उस समय वायुमंडल में बहुत सारे के जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी जिस तरह के गैसेज हैं बहुत ज्यादा होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि वो उसके साथ उसको लेते आता है और वो आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो उससे बचना है। लेकिन सेकेंड शावर्स ऑनवर्ड्स आप उसको पीने के भी पानी में यूज कर सकते हैं। बाकी और आपके जो हाउस होल्ड कोर्स के काम है, बर्तन धोना, कपड़े धोना, वो तो आप आराम से कर ही सकते हैं।
तो देखिए आजकल भूजल रिचार्ज पे भी काम हो रहा है, हाँ। हो रहा है ना। जी सर। तो उसमें कुछ उसकी तकनीकों के बारे में मैं बता देता हूँ। एक रिचार्ज पिट कहलाता है या पुनर्भरण गड्ढा। तो अगर आपको खेती में उपयोग करता है उसको जलकुंड भी बोलते हैं। और खेती में खासकर जो पेरेनियल टाइप के क्रॉप्स हैं, जैसे मान लीजिए फल वर्गीय हो गए या बेर हो गया, उसको आपको एस्टेब्लिश करना है तो उसको सप्लीमेंटल इरिगेशन की जरूरत होती है, एटलीस्ट ड्यूरिंग द एस्टेब्लिशमेंट स्टेज। मतलब जब वो प्रारंभिक अवस्था में जब वो एस्टेब्लिश अपने आप को कर रहा है जी सर, तो उस समय उसको जरूरत होती है पानी की। तो उसके लिए आप पुनर्भरण गड्ढे का यूज कर सकते हैं कि 2-3 मीटर चौड़ाई का और 1.5 मीटर 2 मीटर लंबाई का आप और 3 मीटर गहराई का पीट बना सकते हैं। और एक कहा गया है कि आपको अपने खेत में कम से कम 5% हिस्सा जल संरक्षण के लिए छोड़ना चाहिए। मतलब दैट शुड बी डेडिकेटेड टू वाटर कंजर्वेशन इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ द फार्मर्स। ठीक है जी सर। सर आप सोलर पैनल का भी जिक्र कर रहे थे, तो सर हमारे क्षेत्र के किसान भी सोलर पैनल से जो है कि जल संरक्षण कर सकते हैं उसका प्रयोग करके? देखिए ऐसे वास्तविक कंडीशन में टफ है। हम लोगों ने रिसर्च किया था, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है मैं आपको बता दूं कि सोलर पैनल का जब ज्यादा आप इस्तेमाल एनर्जी के लिए करेंगे तो ज्यादा आपको फायदा देगा। उसके साथ खेती कर रहे हैं तो उस जमीन का उपयोग हो रहा है, बट आप उसको एनर्जी के रूप में जैसे ग्रिड लाइन सिस्टम में भेजेंगे वो आपको ज्यादा फायदा देगा। क्योंकि आप कुछ जानते हैं कि एनर्जी कॉस्ट दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, हाउस होल्ड के लिए भी ज्यादा हो रहा है। सर मेरा एक प्रश्न है आपसे कि किसान अस्थायी कृषि के लिए जल संसाधनों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कैसे कर सकते हैं? देखिए प्रभावी ढंग से उसको करने के लिए कुछ तरीके हैं कि एक तो आप जो ट्रेडिशनल मेथड है, पहले जो हमारी ट्रेडिशनल विधियां क्या होती थी जल संरक्षण की, जैसे आप नदियों का इस्तेमाल करते थे, तालाबों का इस्तेमाल करते थे। और इरिगेशन की जहां तक बात करें तो उसको सतही इरिगेशन में फ्लड इरिगेशन का मतलब क्या होता है कि अनकंट्रोल्ड सप्लाई ऑफ वाटर। दैट मीन्स कि हमने बस उसको डाल दिया, एक पाइप ले आया और पंप को स्टार्ट किया और वो पानी जा रहा है खेतों में। वो कहाँ पे कितना जा रहा है, किसी की मेड़ टूट रही है या नहीं टूट रही है, इसको भी नहीं लोग देखते हैं और उससे असमान वितरण होता है। तो आपको अगर प्रभावी ढंग से उसका प्रबंधन करना है तो नई तकनीकों को अपनाएं, जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन को अपनाएं, जिससे क्या होगा पानी की बचत तो होगी ही, फसल की गुणवत्ता भी अच्छी होगी और इसके साथ ही साथ आप उस पानी को जो आप फ्लड इरिगेशन के द्वारा बहा दे रहे थे उसको आप दूसरों फसलों में भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ड्रिप इरिगेशन में 50% पानी की बचत होती है जी सर। तो दूसरे क्रॉप में उसका यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। नहीं तो उस पहले ही फसल में वो यूज हो जाता। तो सबसे बड़ा फायदा ये है, जैसे अभी मान लीजिए अभी गर्मी का सीजन है, मार्च में हम लोग जायद वाली फसल लगाते हैं, तो ऐसे केस में जो पानी उस समय का बचा रह गया उसको आप अभी सप्लीमेंटल इरिगेशन में यूज कर सकते हैं। तो यही कुशल प्रबंधन में आता है। अच्छा सर ये बताइए कि जो किसान है जिनके यहाँ पर पानी भरपूर है वो कौन सी फसल उगा सकते हैं, या ऐसे किसान जिनको कहीं ना कहीं पानी की कमी का सामना करना पड़ता है या पानी नहीं है तो वो मुनाफा भी उनको बढ़ोतरी मिले, मुनाफे में भी, और फसल भी उनकी कारगर सिद्ध हो? तो देखिए ऐसे तो कहा गया कि हमारे देश में ये जो धान और ये वाली फसल होती है, धान और मक्का और आपका शुगर केन, दीज आर कॉल्ड वाटर गजलर्स। मतलब ये पानी को एक तरह से पीते हैं, ये यूज नहीं करते हैं, पीते हैं। ठीक है, तो वैसे किसानों के लिए और कुछ देखिए ट्रेडिशन चली आ रही है और जिसकी हमें आदत पड़ जाती है, तो उस केस में क्या होता है कि आप एक बारगी उसको छोड़ नहीं सकते। आप एक बारगी आप धान की खेती को छोड़ नहीं सकते। हाँ, इतना किया जा सकता है कि धान के रकबे को थोड़ा थोड़ा कम कर किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपने इस बार 2 हेक्टेयर में धान लगाया, अगले साल उसका 0.5 हेक्टेयर या 0.25 हेक्टेयर दूसरे फसलों के लिए डाल दीजिए, दूसरे खरीफ फसलों के लिए डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा कि इंटरक्रॉपिंग भी हो जाएगी
या मिक्स्ड क्रॉपिंग हो जाएगी। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग या इंटर क्रॉपिंग का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आपकी कोई एक फसल ने खराब प्रदर्शन किया तो शायद दूसरी फसल आपकी वो भरपाई कर दे, क्योंकि दोनों फसलों का एक साथ नुकसान होना लगभग नामुमकिन है। तो एक न एक फसल आपकी पैदावार को बढ़ा सकती है, या फिर कुछ एरिया आप यू शुड डेडिकेट इट टू कि प्लांटेशन क्रॉप्स में डाल दें। वो 2-4 साल का टाइम लगेगा, उसके बाद आपको फल वो प्रदान करेंगे। तो इससे आपकी मतलब आर्थिक अवस्था जो है अच्छी होती जाएगी। अच्छा सर, ट्रेडिशनल फार्मिंग का आप जिक्र कर रहे थे, तो सर ट्रेडिशनल फार्मिंग में तो प्रिमिटिव टूल्स का प्रयोग किया जाता था, तो सर आज के समय में आधुनिकता का दौर है, तो सर क्या उनका प्रयोग अभी भी किया जा सकता है? देखिए, एक आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। यहाँ पे हमें कहते हैं ना कि अपनी संस्कृति को भी बचाना है और आधुनिकता के भी दौर में चलना है। जी सर। तो आप जो 50 साल पहले खेती करते थे, अगर सिर्फ उसी को आप बेस मान के हमें वैसे ही करना है, तब अब वो खेती चलने वाली नहीं है। और आप अक्सर अपने इलाके में देखते होंगे कि हमारे यहाँ किसानों के बीच में एक अंधी प्रतिस्पर्धा होती है। मतलब कंपटीशन किस सेंस में होता है कि अगर सामने वाले ने धान में 2 बोरी यूरिया डाला तो मैं भी 2 बोरी ही डालूंगा, जबकि दोनों के खेत की क्या सॉइल कंडीशन अलग अलग हो सकती है। तो सॉइल हेल्थ कार्ड का जो प्रयोजन था इसीलिए था, जैसे 2 व्यक्तियों के मेटाबॉलिज्म में फर्क होता है, फिजियोलॉजी में फर्क होता है, उसी ढंग से खेतों की भी आंतरिक अवस्था में फर्क होता है। लेकिन मुझे ये देख के कि उसने इतना पानी डाला तो मैं भी उतना ही डालूंगा, उसने 2 बोरी डाला तो मैं और ज्यादा ही डालूंगा, तो वो नहीं करना है। आपको ये देखना है सॉइल हेल्थ कार्ड के द्वारा कम से कम आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश का जरूर चेक कराएं, जिससे पता चले कि खेत को जरूरत कितनी है। उससे पहला फायदा तो ये होता है कि खेत को उसी मात्रा में खाद जाएगा, और दूसरा कि जब आप कम खाद खरीदेंगे, कम यूरिया का अप्लाई करेंगे, तो खेतों की आंतरिक संरचना जो होती है वो भी नष्ट नहीं होगी। और तीसरा, आपकी जो उसमें आपका जो पैसा उसमें खर्च हो रहा था एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर लेने में या एक्स्ट्रा यूरिया लेने में, उसकी बचत होगी। आप पंजाब का उदाहरण देख रहे हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन पंजाब हरियाणा से शुरू हुआ, लेकिन अंधी दौर में मतलब उन लोगों ने इस ढंग से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया, जैसे पानी को, ग्राउंड वाटर को इतना ज्यादा यूज किया कि अब वहाँ सबसे ज्यादा वाटर डिक्लाइंड है, और फर्टिलाइजर का अंधाधुंध प्रयोग किया, जिसके चलते खेतों में क्या हो गया है, वो सैलिनिटी डेवलप हो गई है। तो जिससे जितना आपको चाहिए होता है वो चीज आपको डिजायर्ड क्वांटिटी में नहीं मिलेगा। और इसी कारण से आप वो भी देख रहे होंगे कि फसलों को जो कहते हैं ना कि वो गुणवत्ता नहीं रही, क्योंकि उसमें इतने ज्यादा पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स का यूज हो रहा है, वो सिर्फ खाली अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए। तो वहाँ पे कंजंक्टिव यूज होना चाहिए थोड़ा हमें प्राकृतिक की ओर, ट्रेडिशन की ओर। जैसे आप हरी खाद का उपयोग कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग का उपयोग कर सकते हैं, गोबर खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके 1-2 साल में या 3 साल में उसकी आंतरिक संरचना में बदलाव आएगा मिट्टी का। जब उसके स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा तो उसकी जल धारण शक्ति जो होगी ज्यादा होगी। तो आपको दोनों को मिला के चलना है। जी सर। सर, हमारा जो कार्यक्रम उसको किसानों के अलावा और भी लोग सुनते हैं, तो सर जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो जब उनमें फसल में उनका प्रयोग किया जाता है तो लोगों के लिए क्या वो घातक सिद्ध होते हैं? देखिए, ये जस्ट लाइक कि जब हम लोग कोई भी मानव बीमार पड़ता है तो हमें एंटीबायोटिक्स या उसकी जो पैरासीटामोल की जरूरत होती है, तो वो एक प्रिस्क्रिप्शन होता है डॉक्टर का, उसके आधार पे हम लोग करते हैं। लेकिन कितनी बार हम लोग लापरवाही क्या करते हैं कि अपने मन से मेडिकल स्टोर गए और वहां से बताया कि मेरे को ये हो रहा है, खुद से दवाई ले ली। उस केस में क्या होता है कि देखिए, हर एक चीज का रिक्वायर्ड डोज, और आप जानते भी होंगे एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज की अधिकता या अतिरेकता वो हानिकारक होती है। तो आपको डोज समझना होगा, अदरवाइज केमिकल फर्टिलाइजर डालने में कोई दोष नहीं है, लेकिन जितना आपको रिक्वायर्ड हो। और सबसे अच्छा तो ये है कि अगर हम नेचुरल जो फर्टिलाइजर्स हैं या गोबर खाद है, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद है,
जैसे जिसमें कि सेना ये ढांचा और सनई वगैरह का यूज किया जाता है, जिसको कि हम मिट्टी में इनकॉर्पोरेट भी करते हैं परिपक्व अवस्था में। अगर इन दोनों का अगर कंजक्टिवली यूज करेंगे तो हमें बेहतर परिणाम मिलेगा। अच्छा सर, बताइए कि कृषि में उपलब्ध जल का कुशल प्रयोग करने के लिए आप क्या सलाह देंगे? देखिए, इसमें किसान भाई हमारी ये सलाह होगी कि आज का जो दौर है ये क्रॉप वाटर प्रोडक्टिविटी का दौर है। मतलब आप यूनिट वाटर से, यूनिट क्वांटिटी ऑफ वाटर, सपोज 1 लीटर से 1 लीटर पानी दे रहे हैं तो आपको उससे कितना फसल हो रहा है इसको आपको जानना होगा। और जैसे कि कहते हैं कि तो उसी हिसाब से हमें वाटर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। और उससे क्या होगा कि जब हम वाटर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे तो हमारे किसान भाई भी मतलब उनकी आर्थिक दशा भी सुधरेगी और हमारे मतलब जो भी आर्थिक और सामाजिक संरचना है, क्योंकि आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसमें सुधार होगा। सर, एक आखिरी सवाल, हमारे जो किसान भाई हैं उनको रेडियो कर्मवीर के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस प्रकार से वो जल संरक्षण कर सकते हैं? जल संरक्षण की ज्यादातर विधियों के बारे में मैंने पहले ही बता रखा है। तो उसमें यह है कि देखिए, कहते हैं खेत का पानी खेत में, तो जिस समय बारिश होती है आप उसी समय कैप्चर करने की कोशिश करें, चाहे मेरबंदी करके या कंपार्टमेंटल बंडिंग करके या माइक्रो कैचमेंट के द्वारा जो पानी बहाव होकर दूर जा रहा है उसको खेतों की तरफ लाके, या फिर नई पद्धतियों को उसमें समावेश करके, जैसे ड्रिप स्प्रिंकलर वगैरह का है। तो यही सब कुछ तरीके हैं जिससे कुशल प्रबंधन किया जा सकता है। जी सर, धन्यवाद सर। तो हमारे साथ थे डॉक्टर आर.के. सिंह सर, जिन्होंने बताया कि आप अपने खेती में क्या कुछ कर सकते हैं, कैसे आप जल संरक्षण कर सकते हैं एवं सजीवन जी सकते हैं। और इन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। ऐसे ही आप महत्वपूर्ण जानकारी लेने के लिए आप जुड़े रहे रेडियो कर्मवीर 90.0 FM पर, जो करता है जनगण मन की बात। आओ हम सब थामे हाथ, गाँव शहर के करेंगे बात, खेतों और खलियानों से जुड़कर करेंगे जनगण मन की बात। 90.0 FM रेडियो कर्मवीर सुन रहे हैं आप, रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात, रेडियो कर्मवीर हम हैं आपके साथ। रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात।